Hello, everybody. Assalamu alaikum. Welcome to another episode of Professional Level Technical Analysis Series. This is episode number 8 और आज की वीडियो के अंदर मैं आपसे बैलेंस एंड इम्बैलेंस के बारे में बात करूंगा. So please pause this video and read the disclaimer before we continue in the video. Balance versus imbalance. Balance in price is formed whenever price is in a range or consolidation and there is a balance between buyers and seller. बैलेंस असल में होता ये है कि जब प्राइस किसी रेंज के अंदर या किसी कंसोलिडेशन के अंदर होती है तो जो बायर्स और सेलर्स हैं वो इक्वल अमाउंट के अंदर अगर वहां पे मौजूद है तो प्राइस मोस्ट लाइकली चांसेस हैं कि बैलेंस फॉर्म करेगी. अगर 10 मिलियन के बायर्स प्राइस किसी मार्केट के अंदर या किसी एसेट के अंदर मौजूद है और 10 मिलियन ही सेलर्स हैं तो वो दोनों इक्वल हैं तो 10 मिलियन बराबर रहेगा तो बैलेंस रहेगा तो प्राइस वहां पे एक रेंज फॉर्म करती रहेगी. आप जाएगी रिजेक्शन लेगी और डाउन साइड पे आएगी, बाउंस लेगी, रिजेक्शन बाउंस इस तरह करते हुए. सो वेयर एज इम्बैलेंस इज अ मूव इन सिंगल डायरेक्शन. तो जो इम्बैलेंस होता है वो एक सिंगल डायरेक्शन के अंदर मूव होता है. बैलेंस तो एक रेंज फॉर्म करी है और इम्बैलेंस जो होता है वो होता है एक सिंगल डायरेक्शन में प्राइस ने मूवमेंट लिया. एक क्विकली राइज लिया या कोई पंप लिया. अब वो अपसाइड पे हो सकता है या डाउन साइड पे भी हो सकता है. यूजुअली इम्बैलेंस फॉर्म्स व्हेन देयर इज अ स्ट्रेंथ इन बिटवीन वन ऑफ द टू फोर्सेस. तो जो इम्बैलेंस है वो यूजुअली तब फॉर्म होता है जब दोनों फोर्सेस के अंदर में से किसी एक के पास स्ट्रेंथ हो. अगर बायर्स या सेलर्स के अंदर से एक के पास स्ट्रेंथ है, प्राइस एक बैलेंस फॉर्म कर रही थी, उसके बाद बायर्स में स्ट्रेंथ आई और प्राइस एकदम से क्विकली इंपल्स ले गई अपसाइड के ऊपर, तो ये इम्बैलेंस फॉर्म हुआ. एक बैलेंस के बाद इम्बैलेंस फॉर्म किया और वो बायर्स का इम्बैलेंस था. ठीक है. इसी तरह अगर वहां पे सेलर्स का इम्बैलेंस ज्यादा हो जाता है तो प्राइस एक बैलेंस के बाद एक डाउन साइड पे क्विक मूव लेती है तो वो सेलर्स का इम्बैलेंस, सेलर्स मतलब एग्रेसिव हो गए, सेलर्स हाई अमाउंट के अंदर प्रेजेंट हो गए तो प्राइस ने डंप ले लिया या इम्बैलेंस फॉर्म किया. The concept of balance and imbalance is really important for every trader to understand. Otherwise, a sudden imbalance in price can cause a lot of fear in traders' mind. तो imbalance और balance का जो concept है ये हर trader को समझना बहुत जरूरी है. इससे होगा ये कि जब भी प्राइस के अंदर कोई sudden imbalance आ जाता है या sudden rise या dump आ जाता है तो उसको देखते हुए वो जो trader है उसके mind के अंदर fear ना फॉर्म हो. अगर आपको मैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिखाऊं, बैलेंस कुछ इस तरह का दिखता है. ठीक है. तो ये इक्वल अमाउंट थी बायर्स और सेलर्स की तो प्राइस ने अपसाइड ली, डाउन साइड, अपसाइड, डाउन साइड, और ये एक बैलेंस फॉर्म की मतलब रेंज फॉर्म की या कंसोलिडेशन फॉर्म की. तो जो बैलेंस होता है वो इस तरह का, इम्बैलेंस जो होता है वो इस तरह का होता है. प्राइस ने ये क्विकली ड्रॉप लिया हुआ है, इसके अंदर देख सकते हैं बड़ी बड़ी कैंडल्स के साथ एक सिंगल डायरेक्शन मूव लिया हुआ है. इसी तरह ये बायर्स के लिए ये ग्रीन कलर का कि प्राइस ने इम्बैलेंस आया प्राइस में और प्राइस ने क्विकली एक अपसाइड का मूवमेंट लिया इम्बैलेंस फॉर्म करते हुए, मतलब बायर्स एग्रेसिव हो गए और प्राइस ने अपसाइड में मूवमेंट ली. ठीक है. तो जब प्राइस रेंज फॉर्म कर रही होती है और अगर ट्रेडर को ये किसी ना पता हो तो ये प्राइस यहाँ पर रेंज फॉर्म कर रही होगी तो वो लेट से किसी भी डायरेक्शन के अंदर अपनी बिड्स या आस्क को लगा देता है, बाय कर लेता है या सेल कर लेता है. तो अगर लेट से इधर उसने बाय किया और प्राइस में इस तरह का क्विक इंपल्स आ गया या इम्बैलेंस आ गया तो वेरी लाइकली चांसेस है कि उस ट्रेडर के माइंड के अंदर फियर पैदा हो जाएगा कि जी अगर मैं दूसरी दफा जब वो ट्रेड ले रहा होगा कि अगर जी मैं यहाँ पे बाय करता हूँ तो प्राइस उसी तरह से दोबारा डंप ना ले ले. ठीक है. या अगर उसने यहाँ पे शॉर्ट किया हुआ है तो अगर प्राइस में इस तरह राइज आ जाता है, अगर लेट से उसकी ओपोजिट डायरेक्शन के अंदर प्राइस चली जाती है तो ये काफी ज्यादा फियर पैदा कर देता है माइंड के अंदर कि जी प्राइस काफी एक इम्पल्सिवली अगर ऊपर चली गई या नीचे चली गई तो मुझे बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा. इसलिए स्टॉप लॉसेस जरूरी होते हैं और रेंजेस का प्री ब्रेकआउट वॉल्यूम के थ्रू ये देखना बहुत जरूरी होता है ताकि हम ऐसे बड़े इम्पल्स को कैच कर सकें. इन इम्पल्स से हम प्रॉफिट बना सकें, ना कि हम इनमें लॉस करें. So usually price moves from balance to imbalance, imbalance to balance. तो आमतौर पे प्राइस इसी तरह मूव करती है, बैलेंस टू इम्बैलेंस जाती है और इम्बैलेंस टू बैलेंस जाती है. अगर आपको मैं ये ट्रेडिंग व्यू के ऊपर दिखाऊं, लेट्स से कि प्राइस ने ये एक इम्बैलेंस फॉर्म किया होता है, यहाँ से प्राइस काफी ज्यादा रेंज फॉर्म कर रही थी. ठीक है. अपसाइड डाउन साइड, और यहाँ पे प्री ब्रेकआउट हमें मिलता है और एक प्राइस क्विकली इंपल्सिवली नीचे चली जाती है और नीचे जाने के बाद एक दूसरी रेंज भी फॉर्म कर देती है. ठीक है. तो जाहिर सी बात है अब जब प्राइस ने इस तरह का एक इम्बैलेंस फॉर्म कर दिया है हमारे पास यहाँ पे, तो इट इज वेरी लाइकली कि यहाँ पे जो है प्राइस को कम सपोर्ट फॉर्म मिलेगी. ठीक है. यहाँ पे ये जो जोन है प्राइस का, अगर हम देखें इस जोन के अंदर प्राइस को
कम रेजिस्टेंस प्राइस ने फॉर्म किया। अगर प्राइस यहाँ पे है तो ये कम रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये ज्यादा चांसेस होते हैं यहाँ पे कि प्राइस अगर इस बैलेंस का ब्रेकआउट करेगी तो प्राइस यहाँ से क्विकली अपसाइड जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इतनी कोई ज्यादा वॉल्यूम ट्रांजैक्शंस नहीं हुई, तो यहाँ पे कम रेजिस्टेंस फॉर्म हुई है, ठीक है। तो इसी तरह प्राइस फिर यहाँ से क्विकली इम्बैलेंस पकड़ेगी और इस बैलेंस से रिजेक्शन लेगी, या तो इस बैलेंस में एक्सेप्टेंस के बाद दोबारा से बैलेंस में रेंज फॉर्म शुरू कर देगी, ठीक है। तो इस तरह ये जो बैलेंस और इम्बैलेंस का प्रोसेस होता है ये वर्क करता है। लाइक लेट्स से अब प्राइस ने यहाँ से इस बैलेंस के बाद दोबारा से क्विकली एक ड्रॉप ले लिया, ठीक है। तो ये एक इस बार प्राइस दोबारा से इस वाले जोन के अंदर, ये जो प्राइस ने जोन फॉर्म किया था, इस जोन के अंदर कम सपोर्ट यहाँ पे, अगर प्राइस यहाँ पे ट्रेड हो रही तो यहाँ पे कम सपोर्ट मिली है प्राइस को, तो प्राइस यहाँ से इंपल्सिवली नीचे जाएगी और इस बैलेंस के अंदर जाके भी ट्रेड करना शुरू कर देगी। सो ये एक बैलेंस टू इम्बैलेंस प्राइस फॉर्म करती रहती है। लाइक बैलेंस इम्बैलेंस फॉर्म हुआ और दोबारा बैलेंस, उसके बाद यहाँ से दोबारा इम्बैलेंस और बैलेंस फॉर्म किया, उसके बाद यहाँ से दोबारा इम्बैलेंस और बैलेंस फॉर्म किया, ठीक है। तो इस तरह प्राइस ट्रेड करती है काफी ज्यादा। आमतौर पे प्राइस की मूवमेंट ये होती है। और अगर इसको ही थोड़ा सा पैरेलल चैनल्स के माइंडसेट से देख लें तो यहाँ पे ये हमारे पास एक जोन फॉर्म हो रहा है, लाइक एक ये रेंज फॉर्म हो रही है हमारे पास, बिगर रेंज फॉर्म हो रही है, ठीक है। लाइक हाई ऑफ द रेंज, लो ऑफ द रेंज, हाई ऑफ द रेंज एंड लो ऑफ द रेंज। ऑलराइट, सो इस तरह ये जो बैलेंस और इम्बैलेंस का स्ट्रक्चर है ये वर्क करता है। सो व्हेनेवर देयर इज एन इनफ लिक्विडिटी और एक्यूमुलेशन इज बिल्ट इन अ बैलेंस, देयर इज एन इम्बैलेंस टू बी अकर एंड ओल्ड बैलेंस कुड बी एक्ट एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन। तो जब भी प्राइस के अंदर काफी ज्यादा लाइक इस तरह अगर बैलेंस फॉर्म करे, उसके अंदर काफी ज्यादा लिक्विडिटी जनरेट हो गई है या एक्यूमुलेशन जनरेट हो गई है, तो वेरी लाइकली चांसेस है कि प्राइस वहां से एक इम्बैलेंस लेगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब प्राइस इसमें लिक्विडिटी प्राइस ने काफी ज्यादा जनरेट की, लाइक लॉट्स ऑफ बाइंग हुई, एक्यूमुलेशन हुई, और जिसका मतलब ये कि प्राइस ने जाना अपसाइड डायरेक्शन पे ही है। लेकिन उससे पहले प्राइस एक लिक्विडिटी हंट की विक फॉर्म करती है और उसके बाद वापस से बैलेंस के अंदर आके एक इम्पल्स फॉर्म शुरू करती है, ठीक है। तो ये जो है इम्पल्स, ये इम्बैलेंस शुमार होगा इस वाले बैलेंस का, ठीक है। तो ये वाला जो बैलेंस है ये आमतौर पे जब प्राइस इससे इम्बैलेंस करके अपसाइड पे चली जाएगी तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि अब वो जो ओल्ड बैलेंस था, लाइक ये वाला जो बैलेंस था, ये एज अ सपोर्ट काम करेगा, एज अ सपोर्ट भी काम कर सकता है, एज अ रेजिस्टेंस भी काम सकता है, डिपेंडिंग अपॉन जो सिनेरियो। सो आफ्टर एन इम्बैलेंस मोस्ट ऑफ द टाइम प्राइस फॉर्म्स अनदर बैलेंस बिफोर अनदर इम्बैलेंस। तो इससे मेरा मतलब क्या कि अगर प्राइस जब भी कोई इम्बैलेंस फॉर्म करती है तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि प्राइस वहां पे, मोस्ट ऑफ द टाइम प्राइस यही करती है कि प्राइस वहां पे एक और बैलेंस फॉर्म करती है और उसके बाद एक और इम्बैलेंस लेती है, ठीक है। लाइक अगर यहीं पे आपको मैं इस एग्जांपल दिखाना चलूं कि ये प्राइस ने एक बैलेंस लिया था और एक इम्बैलेंस लिया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम प्राइस यही करती है कि प्राइस ने यही जब एक इम्बैलेंस फॉर्म कर लिया है ये वाला, तो उसके बाद प्राइस वहां पे एक इम्बैलेंस दोबारा से एक बैलेंस फॉर्म करेगी, जिसके बाद दूसरा एक इम्बैलेंस फॉर्म होगा, ठीक है। अब वो इम्बैलेंस रेदर अपसाइड पे हो सकता है या रेदर डाउन साइड पे भी हो सकता है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम प्राइस इसी तरह करती है कि प्राइस बैलेंस फॉर्म करती है, उसके बाद इम्बैलेंस लेती है, उसके बाद दोबारा से एक बैलेंस फॉर्म करती है, उसके बाद प्राइस अपनी डायरेक्शन को कंटिन्यू करती है, ठीक है, जिस डायरेक्शन में भी उसने जाना होता है। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट आई मीन कि प्राइस ने एक बैलेंस फॉर्म किया था, अब उस बैलेंस का हाई था और बैलेंस का लो था, अब प्राइस ने एक इम्बैलेंस फॉर्म किया, ठीक है। उसके बाद प्राइस ने वहां पे दोबारा से एक बैलेंस फॉर्म किया, यानी एक रेंज फॉर्म की। अब उस रेंज के बाद प्राइस ने उसका ब्रेकआउट किया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइस ने इम्बैलेंस लिया, इम्बैलेंस के अंदर काफी कम रेजिस्टेंस यहाँ पे प्राइस ने फॉर्म की। इसके बाद प्राइस ने क्विकली वैसे ही अपसाइड पे एक डायरेक्शन ले ली और उसके बाद उस बैलेंस के अंदर वापस से एक्सेप्टेंस ले ली और उस बैलेंस के हाई को अच्छी तरह से एक रेजिस्टेंस का काम किया। ट्रेड एट हाई वॉल्यूम, ऑलवेज ट्रेड एट द हाई वॉल्यूम अमाउंट एरिया ऑफ प्राइस एक्शन। तो हमेशा जब भी आपने ट्रेड करनी हो कोशिश किया करें कि हाई वॉल्यूम अमाउंट जो होता है प्राइस एक्शन का उसके ऊपर ट्रेड करें। डू नॉट ट्रेड एट हाई ट्रांजैक्शन अमाउंट एरिया ऑफ प्राइस एक्शन। इससे मेरा मतलब क्या है कि जब भी आपने ट्रेड करनी है तो कोशिश किया करें कि हाई वॉल्यूम अमाउंट वाले प्राइस एक्शन के ऊपर ट्रेड हो। लाइक अगर प्राइस इस लेवल के ऊपर ट्रेड कर रही है तो यहाँ पे अगर आपने वॉल्यूम देखना है तो काफी ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। लाइक अगर इस बैलेंस के अंदर प्राइस ने 10 मिलियन का वॉल्यूम जनरेट करी थी, पर कैंडल एवरेज 10 मिलियन की थी और इस वाले के अंदर 20 मिलियन थी, तो आप प्रेफर करें और जब प्राइस यहाँ पे कोई रेंज फॉर्म करे तो इसके अंदर प्राइस के अंदर 20 मिलियन या 30 मिलियन का वॉल्यूम होना चाहिए, मतलब एवरी सिंगल कैंडल। लाइक अगर ये 30 मिनट की है तो इसके अंदर भी
10 मिलियन 15 मिलियन 20 मिलियन, मतलब एवरेज से ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हो रहा। तो इससे जनरली आप होता ये है कि प्राइस यहाँ पे आप कम चांसेस होते हैं कि आप लूज करेंगे, बिकॉज यहाँ पे अगर जब ज्यादा वॉल्यूम होगा मींस बिगर प्लेयर भी वहां पे ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, तो इस ऐसे हमेशा हाई वॉल्यूम एरिया के ऊपर आपने ट्रेड करनी है, ट्रांजैक्शन वाले एरिया के ऊपर नहीं। अब ट्रांजैक्शन वाले एरिया से मेरी मुराद क्या है, लेट से कि प्राइस ने ये एक राइज तो दिया यहाँ से, वट एवर प्राइस यहाँ पे एक रेंज फॉर्म करी, अब वहां पे कैंडल्स बहुत स्मॉल छोटी छोटी कैंडल्स फॉर्म हो रही हैं, और उन कैंडल्स के अंदर जो 30 मिनट के ऊपर ही कैंडल का जो वॉल्यूम है वो 2 मिलियन 5 मिलियन 6 मिलियन है। तो ये एक लो वॉल्यूम एरिया और हाई ट्रांजैक्शन एरिया फॉर्म होगा। लाइक अगर यहाँ पे काफी ज्यादा कैंडल्स फॉर्म हो रही हैं लेकिन वॉल्यूम उन कैंडल्स के अंदर बहुत कम है, तो ये ट्रांजैक्शन एरिया शुमार होगा। और इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स ही काफी ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं। तो रिटेल ट्रेडर्स और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स जो है इनके बारे में आपको मैं डिफरेंस बताता हूँ। सो लेट्स से इट इज बिकॉज if some retail traders are placing millions of orders of $1, तो लेट्स से कि किसी लेवल के ऊपर जो रिटेलर्स हैं वो मिलियन ऑर्डर्स लगा रहे हैं $1 का। ठीक है, लाइक मिलियन ट्रेडर्स हैं और $1 का एक ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं अपना, जबकि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स जो है वो एक ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं अपना $1 बिलियन का। ठीक है, तो ये सिंपली आपको जाहिर करता है कि ये प्राइस को उसी एक्शन के उसी वे के अंदर और उसी जगह के ऊपर उसी डायरेक्शन के अंदर फॉर्म करेगा जिस तरह के ऊपर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर ने अपनी ट्रेड को अपने बिड्स को या अपने आस्क को अपने ऑर्डर को प्लेस किया है। लाइक अगर यहाँ पे $1 बिलियन ही रिटेल ट्रेडर्स शॉर्ट करते हैं, ठीक है, और उसके बाद $1 बिलियन वहां से लॉन्ग का एक इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर आ जाता है। ठीक है, तो अमाउंट दोनों की सेम है, लेकिन क्या फर्क क्या है कि रिटेल ट्रेडर्स ने चूंकि मिलके बिलियन ऑर्डर्स फॉर्म किए हैं अपने, तो मोस्ट लाइकली चांसेस हैं कि जो रिटेल ट्रेडर्स हैं उन्होंने काफी ज्यादा ऑर्डर्स पुट किए, तो वहां पे उनको ऑर्डर्स अपने फॉर्म करने के अंदर या प्लेस करने के अंदर काफी ज्यादा टाइम लगा, तो वहां पे छोटी छोटी कैंडल्स फॉर्म हो रही होंगी, लाइक 30 मिनट की 1 आवर की जो भी टाइम फ्रेम आप यूज करते हैं उसके ऊपर, तो वहां पे छोटी कैंडल्स फॉर्म हो रही होंगी। वैसे ही अगर वहां पे $1 बिलियन का सेम उसी जगह के ऊपर $1 बिलियन का भी ऑर्डर प्लेस हो जाता है, तो होगा क्या, वहां पे वो बैलेंस हो गया रिटेलर्स वर्सेस इंस्टीट्यूशंस का। ठीक है, तो वहां पे बिलियन और बिलियन, तो ये दोनों का बैलेंस तो हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल बात ये है कि अगर कोई और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर भी आ जाता है जो कि लेट से 10 मिलियन ही या 15 मिलियन या $50 मिलियन का ही एक ऑर्डर लगाता है, तो मोस्ट लाइकली चांसेस है कि प्राइस जो न्यू ऑर्डर आया, न्यू इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर का ऑर्डर आया, प्राइस उसकी डायरेक्शन में मूव कर जाएगी। ठीक है, तो इस तरह इसलिए हमेशा प्रेफर करें कि हाई वॉल्यूम वाले एरिया के ऊपर ट्रेडिंग की जाए, बजाय इसके कि हम हाई ट्रांजैक्शन वाले एरिया रिटेल ट्रेडर्स के माइंडसेट के साथ हम ना चलें। सो ट्रैकिंग ऑफ लार्जर ऑर्डर्स कैन बी वेरी हेल्पफुल फॉर समवन टू ट्रैक लार्जर एक्टिविटी। तो इसलिए जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं इनकी एक्टिविटी को, इनके ऑर्डर्स को ट्रैक करने से हमें काफी ज्यादा बेनिफिट मिल जाता है। Some rules for balance and imbalance. If price accept in all balance, then high, then it will likely to test the low of the balance, vice versa for short. तो अगर तो प्राइस ने किसी ओल्ड बैलेंस के अंदर एक्सेप्टेंस लिया है तो वेरी लाइकली चांसेस है कि प्राइस उसके लो को भी टेस्ट करेगी। अब इससे मतलब मेरा क्या है कि अगर तो प्राइस ने लेट से यहाँ पे अगर आपको मैं न्यू फॉर्म करके दिखा देता हूँ, ये एक बैलेंस था। ठीक है, अब इसकी थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। अब ये एक बैलेंस था। ठीक है, तो अब अगर प्राइस ने यहाँ से एक बैलेंस के बाद से प्राइस ने यहाँ से एक इम्बैलेंस लिया और प्राइस यहाँ पे दोबारा एक बैलेंस फॉर्म करने के बाद वापस से राइज ले लेती है, और अगर तो प्राइस ने इस वाले बैलेंस के लो के अंदर एक्सेप्टेंस कर ली, ठीक है, तो ये ज्यादा प्रोबेबिलिटीज हैं और ज्यादा चांसेस है कि प्राइस उस वाले जो बैलेंस का हाई है उसको भी टेस्ट करे। ठीक है, तो अगर तो लेट्स से प्राइस ने इसके अंदर एक्सेप्टेंस लिया, आप उसका बेटर स्पेस लॉन्ग ट्रेड को पुल कर सकते हैं और टारगेट ये कर सकते हैं कि उस बैलेंस का जो हाई है उसको टारगेट अपना कर सकते हैं। ठीक है, तो रूल नंबर 1 ये कहलाता है, और यही चीज आपकी वैल्यू एरिया वगैरह के साथ भी काम करेगी। लाइक अगर वैल्यू एरिया हाई के अंदर प्राइस एक्सेप्टेंस लेनी है तो वेरी लाइकली चांसेस के प्राइस वैल्यू एरिया लो तक जाए, और अगर वैल्यू एरिया लो में एक्सेप्टेंस ले लिया तो हाई चांसेस है कि प्राइस वैल्यू एरिया हाई तक जाए। So rule number 2 is price in a balance is likely to bounce and reject from balance low and high until a large imbalance occur. तो जब भी प्राइस किसी बैलेंस के अंदर है तो लाइकली चांसेस होते हैं कि प्राइस उस बैलेंस के हाई से रिजेक्ट करेगी और प्राइस उस बैलेंस के लो से बाउंस करती रहेगी। ठीक है, लाइक एक सिंपल रेंज की तरह
प्राइस अगर बैलेंस में एक्सेप्टेंस ले लिया है, उस बैलेंस के हाई से रिजेक्शन लेती है, तो बैलेंस के लो से सपोर्ट मिलेगी उसके और वो बाउंस करेगी। इसी तरह रिजेक्शन और बाउंस, रेजिस्टेंस से रिजेक्शन और सपोर्ट से रिजेक्शन, इस तरह करते हुए एक बैलेंस मजीद फॉर्म हो जाएगा। सो वन प्राइस मूव्स इन इम्बैलेंस इट सिंपली मींस इट हैज क्रिएटेड लेस सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस। तो जब भी प्राइस कोई इम्बैलेंस फॉर्म करती है, ये एक रूल है बैलेंस और इम्बैलेंस का, जब भी प्राइस कोई इम्बैलेंस फॉर्म करती है तो लाइकली चांसेस है कि उसके अंदर कम सपोर्ट या कम रेजिस्टेंस प्राइस ने फॉर्म की होगी। डिपेंड करता है आपके सिनेरियो के ऊपर, आप किसको देख रहे हैं। सो इफ प्राइस रिजेक्ट्स फ्रॉम द मिडल या पॉइंट ऑफ कंट्रोल ऑफ बैलेंस, then rule number 1 would be invalidated and price could likely reject to the old range value। तो अगर तो प्राइस ओल्ड जो बैलेंस था उसके पॉइंट ऑफ कंट्रोल से रिजेक्शन ले लेता है, ठीक है, तो यहाँ पे रूल नंबर 1 इनवैलिडेट हो जाता है। लाइक रूल नंबर 1 ये है ना कि अगर प्राइस ने उस वैल्यू के अंदर एक्सेप्टेंस ली है तो लाइकली चांसेस है कि प्राइस उसके हाई को भी टेस्ट करेगी। लेकिन अगर प्राइस उसके लो के अंदर एक्सेप्टेंस तो लेती है, लेकिन अगर उसके मिड से या पॉइंट ऑफ कंट्रोल से रिजेक्शन ले लेती है तो चांसेस हाई के टेस्ट होने के कम हो जाते हैं और चांसेस ज्यादा इस चीज के हो जाते हैं कि जिस बैलेंस से प्राइस आई है उसी बैलेंस को वापस से टेस्ट करे। तो इसकी अगर आपको मैं एग्जांपल दिखाऊं, ये है कि प्राइस ने एक बैलेंस फॉर्म किया था, उस बैलेंस के बाद एक इम्बैलेंस लेने के बाद दोबारा से एक बैलेंस फॉर्म किया, ठीक है। तो जब भी प्राइस ने उस बैलेंस से ब्रेकआउट करना है और एक इम्बैलेंस फॉर्म करना है, तो फर्स्ट तो हमारा रूल ये है ना कि अगर प्राइस ने इस बैलेंस के अंदर एक्सेप्टेंस ली तो प्राइस इस बैलेंस के हाई को टेस्ट करेगी। लेकिन अगर प्राइस इस बैलेंस के अंदर एक्सेप्टेंस तो लेती है लेकिन उसके मिडल से रिजेक्शन ले लेती है, ठीक है, लाइक मिडल से रिजेक्शन ले लेती है, तो इसके फिर चांसेस कम हो जाते हैं कि जो वैल्यू एरिया हाई है रूल नंबर 1 के मुताबिक कि ये टेस्ट होने के चांसेस कम हो जाते हैं और ज्यादा चांसेस ये है कि प्राइस जिस बैलेंस से आई है उस बैलेंस को टेस्ट करे, ठीक है। इसी तरह अगर वॉल्यूम के साथ हम देखें तो इस बैलेंस का जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल लेट से इधर आ रहा है, प्राइस ने उस बैलेंस के हाई को तो टेस्ट किया, रिजेक्शन ली, और अगर उसके अंदर एक्सेप्टेंस ले लिया, क्योंकि देखें जब प्राइस उसको पॉइंट ऑफ कंट्रोल को या मिडल को टच कर रही होगी तो जाहिर सी बात है कि उसके वैल्यू के लो के अंदर तो एक्सेप्टेंस ले रही होगी, ठीक है। तो जब इस तरह का सिनारियो फॉर्म हो रहा हो तो प्राइस चांसेस होते हैं कि प्राइस पॉइंट ऑफ कंट्रोल से या मिडल से रिजेक्शन लेने के बाद वापस से ओल्ड बैलेंस को वापस से टच करे। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको कोई भी सवाल है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या फर्दर असिस्टेंस के लिए आप डबल ट्रेडिंग हब के डिस्कॉर्ड ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं। डिस्कॉर्ड का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको इजीली मिल जाएगा। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय।